नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 8 नवंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो असम ट्रिब्यून का न्यूज़पेपर है ना, वहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन पेज में देख लीजिएगा, वहाँ पे बात की गई है असम का जन आंदोलन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये पूरा आर्टिकल का जो एक जिस्ट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट असम का कमिटमेंट अगर देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा है और इसके लिए असम अलग अलग रूल्स ले आई है जिसके थ्रू असम में ट्री कवर्स को इंक्रीज़ किया जा सके। और ट्री कवर्स अगर जितने ज़्यादा पेड़ पौधे हम लोग लगाए जाएंगे, हम लोग को पता है दैट उतना ही ज़्यादा पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सक करके सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं ना, है ना। तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम जाए तो ऑफ कोर्स हमारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है। तो असम असम अगर देख लीजिएगा 36.09% एरिया है असम का ऑफ कोर्स फॉरेस्ट का, राइट। और ये कहाँ से हमको रिपोर्ट मिलता है पता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2021। ये हमको बताता है दैट असम में अगर प्रेजेंटली देख लोगे फॉरेस्ट कवर वो है 36.09%। अच्छा, अब असम गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी इनिशिएटिव्स ली हैं जिसके तहत ये जो 36.09% है ना, इसको बढ़ाकर बोला जा रहा है 36 से अभी 38% कर दिया जाएगा आने वाले 5 सालों में। और वो कौन से मिशन से है, असम ग्रीन मिशन। जी हाँ, असम ग्रीन मिशन का मेन एम यही है दैट कैसे स्टेट के ग्रीन कवर को अभी प्रेजेंट से 2% को बढ़ाया दिया जाए। दैट इज अभी जो एग्जिस्टिंग 36% है उससे बढ़ाकर कैसे 38% किया जाए। और यही नहीं, असम में कुछ एम्बिशियस इनिशिएटिव्स हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही रिसेंटली था ना, अमृत वृक्ष आंदोलन हुआ था ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्री को प्लांटेशन सैपलिंग्स प्लांट किए गए थे, राइट। कुछ कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हुआ था, याद आ रहा है ना। और ट्रस्ट मी गाइज, मैं आप लोगों के थ्रू मैं आप ये ज़रूर बताना चाहता हूँ ये आर्टिकल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर आपको देख लीजिएगा तो आप देखिएगा रिसेंटली अभी इंटरव्यू चल रहा है, राइट। और इंटरव्यू में आपके भी बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दैट यस, क्लाइमेट चेंज से असम को जोड़ा जा सकता है इंटरव्यू में। एंड ट्रस्ट मी, दिस आर्टिकल विल बी फेचिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज दैट वैसे लोग जो जो इंटरव्यू दे रहे हैं प्लीज सेंड इट टू देम, राइट, सो दैट दे कैन गेट सम इनसाइट्स आउट ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द असम। क्योंकि ये तो स्लाइड में जस्ट हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें फैक्ट्स बताए, बट नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना हम लोग और भी गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स असम कर दिखाने वाला है। जैसे जैसे बोला गया असम में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। दैट इज हम लोग देखो फॉरेस्ट में तो ऑफ कोर्स ट्रीज रहते ही हैं, बट जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज है विच अकाउंट्स फॉर रफली अराउंड 12.67% ऑफ असम जोग्राफिकल एक्सपेंस, क्यों ना वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट प्लांट किया जा सके। क्योंकि वहाँ पर अगर आप पेड़ पौधे लगा रहे हो तो इट विल अगेन एक्ट एज अ कार्बन सिंक। समझ रहे हो बात ना। और असम गवर्नमेंट अगर देख लोगे, यस क्लियरली बोला गया असम का ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट सस्टेनेबल मैनेजमेंट रूल 2022 रिसेंटली लाया गया है ना। ये रूल क्या बतलाती है, ध्यान से देखना, असम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट सस्टेनेबल मैनेजमेंट रूल ऑफ 2022 ना। ये क्या बोल रही है दैट ये जो है ना, इसके थ्रू हम लोग अगेन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाहर वाले एरियाज में जो कि विच आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द फॉरेस्ट कवर लैंड, उस रीजन्स में हम लोग ट्रीज को प्लांट करेंगे, जिससे कल्चर ऑफ ग्रीन कल्टीवेशन तो प्रमोट होगा ही, और इससे फायदा पता है क्या होगा, असम की इकोनॉमी भी प्रमोट हो रही है। आप समझने की कोशिश करो, पहले जो रूल्स थे ना, पहले रूल्स बहुत टफ रूल्स थे, और उन बहुत टफ रूल्स में सिर्फ कुछ कुछ ही ट्रीज को अलाउ किया गया था दैट आप काट सकते हो, बाकी ट्रीज को अलाउ नहीं किया गया था। बट अभी जो ये है ना ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट रूल, इसके अंडर पता है कुछ कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, जिसके तहत 57 जो कॉमनली ग्रोन स्पीशीज है ना उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया फ्रॉम ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन फॉर ट्री फेलिंग। मतलब पहले क्या था, अगर आप ट्री काटोगे तो आपको परमिशंस लेनी पड़ती थी, बट नाउ यू डोंट हैव टू टेक परमिशन फॉर कटिंग द ट्रीज। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है दैट एक तो ट्री ट्री से हमको काटकर पैसे मिल, मतलब उससे जो जो लोग ट्री उगा रहे हैं उसको तो पैसे मिलेंगे ही, बट साथ ही साथ इसकी तो डिमांड भी बढ़ रही है ना। आप सोचो ना, वुडन प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। वो वुडन फर्नीचर ले ले, प्लाईवुड ले ले, हाउसिंग मटेरियल ले लो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले लो, पैकेजिंग ले लो, हर चीज़ में वुडन डिमांड बढ़ रहा है क्या नहीं,
है ना। और इससे हम लोग ये भी बोल सकते हो ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबली सपोर्ट भी करता है ग्रीन इकोनॉमी को और मीट करता है द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इन द वुड बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सारे एस्पेक्ट को देखकर हम लोग बोल सकते हैं दैट यस, असम में एक जन आंदोलन चल रहा है। क्योंकि देखो असम का गवर्नमेंट का अगर कोई इनिशिएटिव हो रहा है देन गवर्नमेंट किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है? बाय द पीपल, right? So if the people of Assam is selecting that government of Assam, then of course if government of Assam is taking that initiative, matlab government of Assam is blowing the initiative, then of course the each and every citizens of Assam has to follow, and they are following it. That is why this article has been named Jan Andolan. राइट, नेक्स्ट हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ देखेंगे जहाँ पे पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बतलाया गया था। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रही है ट्रेनिंग ऑफ द मास्टर्स, ट्रेनर्स और एक्सेसर प्रोग्राम्स अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये स्कीम को लॉन्च किया गया रिसेंटली 2023 में अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये एक सेक्टर स्कीम है जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दैट गुरु शिष्य परंपरा जो कि पहले से इंडिया का एक रूल है, राइट, उस चीज़ को ही हम लोग, उस परंपरा को हम लोग आगे भी चलाएंगे। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स बाय आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स। क्योंकि आपके पापा अगर वो जानते हैं, ऑफ कोर्स ही विल पास ऑन दैट स्किल टू यू, राइट। इससे क्या फ़ायदा होगा पता है? इससे इंप्रूव होगा क्वालिटी एज वेल एज रीच ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द आर्टिशंस एंड एज वेल एज क्राफ्ट्स पीपल। इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिसंस उन प्रोडक्ट को बनाएंगे, क्राफ्ट पर्सन उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, उनको पैसे मिलेंगे, राइट। तो इट इंश्योर करेगा विश्वकर्मा एज इंटीग्रेटेड विद द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेन। मतलब विश्वकर्मा जो क्या इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जो आर्टिशंस, जो क्राफ्ट पर्सन्स, राइट, वो अनडाउटेड इंटीग्रेट होंगे विद डोमेस्टिक वैल्यू चेन। तो इंटीग्रेट होंगे ही, क्योंकि सोचो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स ग्लोबल वैल्यू चेन में इंक्लूड होंगे, बट साथ ही साथ ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बाद में फ्यूचर में आउटसाइड हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके कुछ कुछ सैलेंट फीचर्स अगर देख लोगे, वो क्या क्या? आर्टिशंस और क्राफ्ट्स पर्सन्स जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है रिकॉग्निशन। कैसे? थ्रू एंड सर्टिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेशन या फिर आईडी कार्ड। यही नहीं, इससे क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है, दैट इज अराउंड 1 लाख रुपया तक का और 2 लाख रुपया तक का क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है। अगेन कंजिक्यूटिवली, फर्स्ट ट्रांशे में 1 लाख तक का, सेकेंड ट्रांशे में 2 लाख तक का दिया जाता है, एंड दैट टू विथ एन इंटरेस्ट रेट जो कि कंसेशनल रेट्स में होती है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 5%। स्किल लर्निंग स्कीम जो है वो फर्दर प्रोवाइड करता है स्किल अपग्रेडेशन और टूल किट इंसेंटिव्स, दैट इज इंसेंटिव्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड मार्केटिंग सपोर्ट। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है बेसिक और एडवांस लेवल का, और साथ ही साथ जो भी ट्रेनिंग लेते हैं उसको स्टाइपेंड भी दिया जाता है 500 रुपये पर दिन का। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है स्कीम। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था दैट ये जो फ्री फूड इनिशिएटिव प्रोग्राम है ना, जिससे 80 करोड़ लोगों का फायदा हो रहा है, इसको एक्सटेंड किया जाएगा 5 सालों तक। दैट इज 2024 से दिसंबर 2028 तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। क्यों? क्योंकि तब पता चल रहा था 2019-2020 में पैंडेमिक आया था, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था, उस इम्पैक्ट को सबड्यू करने के लिए, उसको निगेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। और इस साल में इस स्कीम को फिर से लॉन्च किया गया था एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन फॉर द ईयर, है ना। मतलब अच्छा, ये जो है ना, अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी देख लीजिएगा, उसमें भी प्रावधान है कहीं ना कहीं हमको दैट फूड जो है वो हमको सस्ते दामों में प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और यही लिखा हुआ है यहाँ पर दैट अगर देख लीजिएगा, दिस इज अबव द मंथली इंटाइटलमेंट अंडर एनएफएसए। दो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दिए जाते हैं ना, उससे भी ऊपर में ये अंत्योदय लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये दिए जाएंगे। दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी, और इस स्कीम के अंडर 5 किलोग्राम राइस और वीट पर पर्सन और 1 किलोग्राम ऑफ दाल विल बी गिवन टू ईच फैमिली होल्डिंग अ राशन कार्ड। राइट नाउ ये स्कीम जो है रन किए जाएंगे बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके सिग्निफिकेंस क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का? दैट अनडाउटेडली हंगर रिडक्शन तो होगा ही,
है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हंगर से अभी भी जूझ रहे हैं। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी देख लीजिएगा हमारे देश में, वो क्या बोलती है दैट हंगर को हमें ज़ीरो करना है, राइट। तो ये भी करेगा। साथ ही साथ एड्रेस करता है फार्म्स के डिस्ट्रेस को, फार्मर्स का जो डिस्ट्रेस है ना उसको तो एड्रेस करेगा। अर्बन पॉवर्टी भी रिड्यूस होगा, राइट, जिससे जो फैमिलीज़ के ऊपर बर्डन आती है वो भी बहुत हद तक हमें घटता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि नीति आयोग जो कि इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक है वो कंसिडर कर रही है दैट क्यों ना कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू किया जाए। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द टाइम भी दैट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को कौन सा इंस्टीट्यूशंस के द्वारा निकाला जाता है, दैट इज नीति आयोग। और लेटेस्ट जो एडिशन निकला था उस रिपोर्ट में उसने हाईलाइट किया था दैट वाटर स्कार्सिटी जो है ये एक नेशनल प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है इन एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये रिपोर्ट का जो एम है वो एम ही है टू सपोर्ट द एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजन फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और साथ ही साथ प्रमोट करना कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंग द इंडियन स्टेट्स, राइट। नाउ अगर आप देख लीजिएगा प्रोजेक्ट कुशा के बारे में, तो प्रोजेक्ट कुशा क्या है, देखो यहाँ पे क्लियरली बोला गया दैट इंडिया जो है ना वो एम्बार्क कर रही है ऑन प्रोजेक्ट कुशा, जो कि एक मिशन है जिसको डिजाइन किया गया है टू इनहांस इट्स एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज विद द सिस्टम राइवलिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिनाउंड S-400। देखो ये जो प्रोजेक्ट कुशा है ना इसको डिजाइन किया गया जिससे एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है हमारे देश में उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट कुशा के अंडर अगर देख लीजिएगा बोला गया एक्विजिशन किया जाएगा 3 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल। इंटरसेप्टर मिसाइल पता है क्या है? अभी आप लोगों ने हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई देखा, तो हमास क्या को छोड़ती थी रॉकेट और इजराइल का एक आयरन डोम जो है उस रॉकेट को आसमान में ही नष्ट कर देता था ना, वही है ये, है ना। ये भी एक एयर डिफेंस कैपेबिलिटी सिस्टम है जो क्या अलग अलग रेंजेस का होगा, कुछ कुछ 150 किलोमीटर का होगा, कुछ कुछ 250 किलोमीटर का होगा और कुछ कुछ 350 किलोमीटर का होगा। ये इंश्योर करेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एरियल थ्रेट्स, है ना। मतलब भले ही ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, भले ही पाकिस्तान इंडिया के 150 किलोमीटर रेंज में मारे मिसाइल या फिर 250 किलोमीटर रेंज में मारे या फिर 350 ही किलोमीटर क्यों ना रेंज में मारे, स्टिल हमारे जो मिसाइल्स है वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे दैट वो आराम से इंटरसेप्ट करके इसको आसमान में ही नष्ट कर सकेंगे। और इसी का एक्विजिशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ये जो मिसाइल्स होने वाले हैं दे हैव हाई स्किल सिंगल शॉट स्किल प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 85% एंड दे कैन इंक्रीज दिस टू 98.5%। मतलब अभी जो बहुत सिंगल शॉट स्किल प्रोबेबिलिटी है दैट इज कितना रेट से वो नष्ट कर सकता है वो 85% है, इसको बाद में बढ़ाकर 98.5% करा देने की बात की जा रही है। S-400 ट्रम्प मिसाइल के बारे में तो आपको सबको पता है, जो कि हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं। ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। मतलब अभी अगर ये दिल्ली में भी आज रख सकते हो, कल को आप इसको ले जाकर चंडीगढ़ में भी रख सकते हो, तो मोबाइल हुआ, राइट। S-400 जो है ये कैपेबल है ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग वेरियस एरियल थ्रेट्स, जैसे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट हैज़ ऑपरेशनल रेंज कितना का 400 किलोमीटर का है और इसका सर्विलियंस जो है 600 किलोमीटर तक हो सकता है। ये इंगेज कर सकता है टारगेट अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर, जो कि फ्लाई कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 17,000 किलोमीटर पर आवर, है ना। और वो भी क्या एट अराउंड 13 मैच, जो क्या 13 मैक पता है क्या होता है? मैक इज अ यूनिट ऑफ साउंड। मतलब अगर 2 मैक हुआ मतलब ये 2 गुना स्पीड ऑफ साउंड, अगर 13 मैक हुआ मतलब 13 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। इतना स्पीड से ये जाकर आराम से जो भी मिसाइल्स आ रही है उसको बर्बाद कर सकती है। लीव बेनिफिट्स फॉर वुमेन इन आर्म्ड फोर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल था, जहां पर डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल जिसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा मैटरनिटी, चाइल्ड केयर और चाइल्ड एडॉप्शन लीव टू वुमेन सोल्जर्स, वुमेन सेलर्स और एयर वॉरियर्स, राइट। सो ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन का एम पता है क्या है? ये एम है दैट कैसे इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन किया जाए, प्रमोट, राइट, है ना, इन द मिलिट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर रैंक,
इंस्पाइड कोई भी रैंक का क्यों ना हो, बट स्टिल हर एक लोगों को हमको ये मैटरनिटी बेनिफिट, चाइल्ड केयर बेनिफिट और चाइल्ड एडॉप्शन लीव मिलना चाहिए। तो इसका इंटेंशन ही है टू इम्प्रूव द वर्क लाइफ बैलेंस फॉर वुमेन इन द आर्म फोर्स। और मटर्निटी रिलीफ जो है लीव, ये गवर्न किया जाता है भाई कौन सा एक्ट, मटर्निटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, जिसको अमेंड किया गया था 2017 में। और ये अलाउ करती है वर्किंग वुमेन को टू टेक पेड मटर्निटी रिलीफ फॉर 26 वीक्स फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, पहले 2 चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल डीएनए के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि रिसर्चर्स कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने डेवलप किया एक मेथड जिसके तहत आराम से ये लोग डिटेक्ट कर सकते हैं लाइफ फॉर्म इन एन इकोसिस्टम, और वो भी कैसे, थ्रू इन्वायरमेंटल डीएनए। ये क्या है भाई, ये एक इनोवेटिव अप्रोच है इन्वायरमेंटल डीएनए, जिसके तहत आप कोई भी रीजन के अलग अलग जगह से वाटर सैंपल को कलेक्ट करते हो, सॉइल सैंपल को और एयर सैंपल को कलेक्ट करते हो, और उसको आप सीक्वेंस करते हो उनके डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, जिससे आप वहाँ पर कितने वैराइटीज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रहे कोई भी इकोसिस्टम में, आप सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये 3 सैंपल के थ्रू आप क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहाँ पे क्या कितने सारे ऑर्गेनिज्म है, कितने सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, राइट, प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, फिश, एनिमल्स, है ना। और ये अनडाउटेडली कॉस्ट इफेक्टिव, फास्ट और स्केलेबल मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, जिससे आने वाले समय में बायोडाइवर्सिटी को आराम से बचाया जा सकता है कोई भी रीजन में, राइट। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट मेथड देखोगे, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, काफ़ी लेबर इंटेंसिव है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, बट ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट वाला अप्रोच है, जो क्या कॉम्प्रिहेंसिवली मॉनिटर और कंजर्व करता है इको सिस्टम को, राइट। आशा करता हूँ दैट ये चीज़ें समझ में आई होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।